students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our fourth chapter of class 7, which is about heat and temperature. Okay, chalo, let's start the chapter. The very first topic of this chapter is hot and cold. So first of all, we have to understand the concept, or we can say the difference between these two terms, right? See, in a daily life, we come across a number of objects. Some of these objects are hot, whereas other objects are cold. When we rub our palms against each other, they become warm. One of the methods to determine whether an object is hot or cold is by the sense of touch. But this is not a very reliable method. This point will be more clear from the following activity. See, what they're saying is student कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के अक्रॉस आते हैं. उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके हॉट होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके कोल्ड होते हैं. ओके, जब आप अपने पाम को एक दूसरे के अगेंस्ट इस तरीके से रब करते हो तो आपने क्या फील करा होगा? व्हेन वी रब these two palms against each other, तो आपको यहाँ पे जो सरफेस है वो कैसा फील होगा वार्म. ओके, चलो, सो दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे जो आपने क्या करा, ये रबिंग के अगेंस्ट आपने प्रोड्यूस करी, एक वार्मनेस प्रोड्यूस करी. सो एक सबसे जो बेस्ट मेथड है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को हॉट या कोल्ड किस बिहाफ पर कहोगे, उसके सेंस ऑफ टच के बिहाफ पर, यानी कि उसको टच करने के बाद जो आपको सेंस फील हो रहा है, दैट विल बी द हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट. बट लेकिन ये क्या है, ये एक रिलायबल मेथड नहीं है, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट को टच करके ये सेंस करना दैट द ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड. सो ये सेंस ऑफ टच का मेथड इज नॉट अ वेरी रिलायबल, अनकन्वीनियंट मेथड. ओके, स्टार्ट. Now they have given an activity. With the help of this, we will understand this concept more clearly. So first of all, take 3 glasses. आपने यहाँ पे क्या लिए? 3 glasses लिए और आपने उनको लेबल कर दिया 1, 2 and 3. फिर ग्लास 1, पहले ग्लास में आपने कोल्ड वाटर डाला, ग्लास 3 में आपने हॉट वाटर एंड वार्म वाटर इन ग्लास 2. ओके, चलो, अब आपने क्या करा, अपने हैंड की एक फिंगर को ग्लास 1 में डिप किया एंड दूसरे फिंगर को ग्लास 3 में. सो एज शोन इन द फिगर लाइक दिस. नाउ कीप द ग्लास कंटेनिंग वार्म वाटर इन बिटवीन द 2 ग्लासेस, एंड वो ग्लास जिसमें वार्म वाटर है उसको आपको उन दोनों ग्लासेस के बीच में रखना है. एंड आफ्टर कीपिंग द फिंगर्स इन ग्लास 1 and 3, एंड अपने फिंगर्स को आपने जो 1 and 3 में रखा हुआ है 2 to 3 मिनट्स के बाद अब आपको अपने दोनों ही फिंगर्स ग्लास 2 के अंदर डालनी है. ओके, सो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि दोनों ही फिंगर्स में आपको सेम चीजें फील होंगी? नो, सी, आप क्या फील करोगे कि वो फिंगर, एक फिंगर आपकी क्या वाटर को हॉट फील करेगी, जबकि दूसरी वाली जो फिंगर है वो वाटर को कोल्ड फील करेगी. बट एक्चुअली वाटर ना तो हॉट है ना ही कोल्ड है, वाटर कैसा था? वार्म. ओके, सो इस तरीके से आपने क्या करा, 3 चीजों के बीच में सेंस ऑफ टच से आप समझ पाए कि आपको भले ही वो जो थर्ड वाला ग्लास है वो आपको एक फिंगर को आपको हॉट फील हो रहा है, दूसरी वाली फिंगर को कोल्ड फील हो रहा है, बट वो जो थर्ड वाला ग्लास था वो ना तो हॉट था ना ही कोल्ड था, इट वाज जस्ट अ वार्म. नेक्स्ट, दिस शोज, अब ये क्या शो कर रहा है कि हॉट एंड कोल्ड ये रिलेटिव टर्म्स हैं, लेकिन सिर्फ सेंस ऑफ टच पे इसके लिए पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते डिसाइड करने के लिए कि ऑब्जेक्ट इज आइदर हॉट और कोल्ड. सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें एक उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करना पड़ता है. सो जो डिग्री होगी हॉटनेस से कोल्डनेस की किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम क्या करते हैं, एक स्केल पे चूज करते हैं और उसी को क्या बोला जाता है, टेम्परेचर कहा जाता है. एंड टेम्परेचर को जो मेजर किया जाता है वो एक डिवाइस के थ्रू किया जाता है, दैट इज नोन एज थर्मामीटर. ओके, सो अब हम टेम्परेचर और उसके मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. सो द टॉपिक इज मेजरिंग टेम्परेचर. सो आपने देखा होगा डॉक्टर को या आपके पेरेंट्स को कि वो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो एक डिवाइस के थ्रू करते हैं जिसका नाम है थर्मामीटर, है ना. जब भी हमें फीवर होता है तो फीवर को क्या मेजर किया जाता है बाय यूजिंग थर्मामीटर. सो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेजर करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करके, जिसको डॉक्टर्स थर्मामीटर भी कहा जाता है. ओके, सी, लुक एट अ क्लिनिकल thermometer, examine it carefully. This is your clinical thermometer. I hope you all must have seen it very clearly. Okay, chalo. Now, next. A clinical thermometer consists of long narrow glass tube. इस clinical thermometer के अंदर क्या होता है, एक long narrow glass tube होती है और इसके एक एंड पे बल्ब होता है. उस बल्ब के अंदर मरकरी फिल्ड होती है. फिर इसके बाद एक स्मॉल शाइनिंग थ्रेड है मरकरी की जो आपको ग्लास ट्यूब में दिख रही है. ओके, विच इज आउटसाइड द मरकरी. ओके, नाउ व्हाट यू विल सी मार्किंग्स ऑन द थर्मामीटर. आपको क्या दिखेगा, इस थर्मामीटर के ऊपर मार्किंग्स भी करी गई है जो कि टेम्परेचर को शो करती है फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस ओनली. ओके, तो ये जो स्केल है ये सेल्सियस स्केल होता है जिसको 0 डिग्री सेल्सियस से इंडिकेट किया जाता है. पहले जो था, पहले हम फ़ारेनहाइट स्केल का यूज़ किया करते थे जिसकी रेंज होती थी 94 डिग्री टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक. नाउ रीडिंग अ थर्मामीटर. सो कैसे थर्मामीटर को रीड किया जाता है? सो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिवीजन.
ओके, थर्मामीटर स्केल पे एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू को आपको डिटरमाइन करना है, एंड देन आपको जो स्मॉल डिविजन है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन को आप काउंट करेंगे जो कि दो बिग मार्क्स के बीच में है। सपोज जो पहला वाला बिग मार्क है वो आपका 1/5 डिग्री को रीड करता है एंड 5 स्मॉल डिविजन है उनके बीच में। सो जो वैल्यू होगी 1 स्मॉल डिवीजन की वो कितनी होगी, 0.2 डिग्री सेल्सियस। नाउ प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व व्हाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर को रीड करते वक्त क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सबसे पहले आप थर्मामीटर को प्रॉपर्ली वॉश करेंगे, है ना। प्रेफरेबली आप क्या वहाँ पे एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का यूज कर सकते हैं, यूज करने से पहले एंड यूज करने के बाद, दोनों ही टाइम पे। ओके, सेकेंडली आपको थर्मामीटर को हमेशा उसके टॉप एंड से होल्ड करना चाहिए एंड देन यू शुड रीड द मर्करी लेवल। ओके, एंड दैट मर्करी लेवल शुड बी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। एंश्योर दैट बिफोर यूज, अब यूज करने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि मर्करी के लेवल जो है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, बिकॉज अगर लेवल आपका 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो आपको उसको नीचे लाना पड़ेगा, क्या देके, इस तरीके से थर्मामीटर को कुछ जर्क्स देके। ओके, नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर द टंग फॉर 1 मिनट। उसके बाद आप जो थर्मामीटर का जो बल्ब है उसको आप टंग के नीचे रखेंगे कुछ 1 मिनट के लिए। देन आफ्टर 1 मिनट आपको क्या करना है, थर्मामीटर को बाहर निकालना है, रीडिंग को नोट करना है एंड उसके बाद थर्मामीटर को आपको क्या, रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। इस तरीके से आपको रखना लाइन ऑफ साइट पे थर्मामीटर की रीडिंग को देखते हुए। एंड द रीडिंग ऑब्टेन, जो भी रीडिंग आपको मिलेगी वो आपका बॉडी टेम्परेचर होगा जो कि डिग्री सेल्सियस में होता है। एंड बी केयरफुल, हमेशा थर्मामीटर यूज करते हुए आपको काफी केयरफुल रहना है क्योंकि बहुत इजीली ब्रेक हो सकता है। कभी भी आप बल्ब को होल्ड नहीं करेंगे जब भी आप टेम्परेचर को नोट डाउन करेंगे। नाउ एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है स्टूडेंट, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमेशा आपको क्या याद रखना है इस चीज को, यूनिट भी लिखना बहुत जरूरी होता है, दैट इज डिग्री सेल्सियस। तो इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस फॉर ऑल इंडिविजुअल्स? क्या ये जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो हर एक इंडिविजुअल के लिए एग्जैक्टली इतना ही होता है? सी, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है, एक एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन का। एंड क्योंकि जो रेंज है क्लिनिकल थर्मामीटर की वो 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस तक की होती है, सो हमें कभी भी क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज क्या, किसी एक ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए अदर देन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अलावा आप किसी और भी इंडिविजुअल के बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज नहीं करेंगे। ओके, क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर बिकॉज इट हैज बीन डिजाइन्ड टू मेजर ओनली ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर व्हिच वेरीज ओवर अ शॉर्ट रेंज। ओके, क्लिनिकल थर्मामीटर को कभी भी कोई ऐसे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा जिसका हाई टेम्परेचर हो सकता है, बिकॉज क्लिनिकल थर्मामीटर को डिजाइन ही क्यों किया गया है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जिसकी जो रेंज है बहुत स्लाइटली चेंज होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लैबोरेटरी थर्मामीटर। अब आते हैं लैबोरेटरी थर्मामीटर पे। सो स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर है जिसको हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सो उसमें से ही लैबोरेटरी थर्मामीटर एक ऐसा मीटर है जिसकी टेम्परेचर रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, इसको यूज किया जाता है साइंस लैबोरेटरी में। ओके, साइंस लैबोरेटरी में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज लैबोरेटरी थर्मामीटर। एंड लैबोरेटरी थर्मामीटर बना है एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब से जिसके अंदर एक थिन बोर होती है। ओके, उसके अलावा देयर इज अनदर टाइप ऑफ थर्मामीटर, एक और अनदर टाइप ऑफ थर्मामीटर है जिसको हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर कहते हैं। एंड इसके थ्रू आप मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर मेजर कर सकते हो एक दिन का, ऑफ द डे। ओके, यू मस्ट हैव रीड, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जो वेदर रिपोर्ट्स आती है वहाँ पे आपने मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर के बारे में देखा होगा ऑफ डिफरेंट सिटीज। ओके, नाउ लेट्स लर्न हाउ टू यूज अ लैबोरेटरी थर्मामीटर। अब कैसे लैबोरेटरी थर्मामीटर का यूज किया जाता है, कि आप लर्न अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस, जो प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने हैं लैबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते हुए, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट देम। नंबर 1, थर्मामीटर आपका हमेशा वर्टिकल आप पकड़ेंगे। उसके बाद जो थर्मामीटर का बल्ब है वो कंप्लीटली क्या, जिसमें सब्सटेंस का टेम्परेचर आप मेजर करना चाहते हैं, सो लैबोरेटरी का थर्मामीटर का जो बल्ब है उस सब्सटेंस के अंदर चारों तरफ से प्रॉपर्ली इमर्ज होना चाहिए। ओके, फिर बल्ब शुड नॉट टच, बल्ब क्या टच नहीं करना चाहिए, बीकर के बॉटम वाले हिस्से को या साइड वाले हिस्से को बल्ब टच नहीं करना चाहिए। उसके बाद रीडिंग शुड बी टेकन विदाउट रिमूविंग द थर्मामीटर फ्रॉम द सब्सटेंस। रीडिंग को आपको लेना है क्या, सब्सटेंस में से जो थर्मामीटर है उसको बाहर निकाले बिना। दैट मीन्स व्हाट, आपका थर्मामीटर जो है सब्सटेंस के अंदर है, उसी वक्त आपको रीडिंग को नोट करना है। देन आई शुड बी केप्ट, आपको आई कहाँ रखनी है, अपने मर्करी थ्रेड के लेवल पर। और थर्मामीटर को काफी केयर के साथ यू शुड हैंडल, बिकॉज अगर ये किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को हिट करेगा सो इट विल इजिली ब्रेक। ओके,
हाउएवर लेकिन आपने देखा होगा व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, हमें उसको अपने माउथ से रिमूव करना पड़ता है टेम्परेचर को नोट डाउन करने के लिए, है ना? लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में ये कंडीशन नहीं थी। लेबोरेटरी थर्मामीटर में तो जब तक वो सब्सटेंस के अंदर है तभी आपको रीडिंग करनी है। सो नोट यू नो द नाउ यू नो द आंसर एज टू व्हाई वी कैन नॉट यूज अ लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर अ टेम्परेचर। सब आपको पता चल गया होगा कि क्यों हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज नहीं कर सकते अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ओके, क्लिनिकल थर्मामीटर में एक स्पेशल फीचर होता है जिसकी वजह से जो मर्करी का लेवल है वो फॉल या राइज नहीं होता जब आप इसको अपने माउथ से निकाल लोगे। उसके बाद भी ये क्या नहीं होगा, फॉल या राइज नहीं होगा। जब आपने रीडिंग ले ली उसके बाद आप मर्करी लेवल को फॉल करवाते हैं, नीचे वापस लाते हैं उसको कुछ जर्क देकर, सिमिलर टू दैट ओनली। ओके, सो ऐसा क्यों? बिकॉज क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या एक किंक या कंस्ट्रक्शन होता है ट्यूब में नियर दी बल्ब। ओके, एंड ये किंक क्या इंश्योर करता है कि जो मरकरी है थर्मामीटर में वो जब पेशेंट के माउथ से बाहर निकाल ली जाए उसके बाद भी क्या ना हो, इट डू नॉट फॉल और राइज। ओके, इस तरीके से टेम्परेचर को हम इजिली रीड कर सकते हैं। नाउ जो लेवल ऑफ मरकरी थ्रेड है उसको वापस लाया जा सकता है क्या देकर, थर्मामीटर को कुछ स्लाइड जर्क प्रोवाइड करके। एंड आज के टाइम पे जो डिजिटल थर्मामीटर्स है वो अवेलेबल है। एंड इस थर्मामीटर का क्या एडवांटेज है कि इनके अंदर मरकरी का यूज नहीं किया जाता। मरकरी एक क्या है, टॉक्सिक मेटल होता है एंड देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, इसके डिस्पोजल में काफी प्रॉब्लम आती है इन केस अगर आपका थर्मामीटर टूट जाता है तो मरकरी के उसके अंदर जो मरकरी है वो भी आपकी स्प्रेड हो जाएगी। सो उसको कैसे डिस्पोज किया जाए उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ टॉक्सिक मेटल। इसीलिए आज के टाइम पर डिजिटल थर्मामीटर्स का यूज किया जा रहा है। Now next we come to transfer of heat. So when you keep a cooker on the gas, what they are saying, जब भी आप क्या एक गैस के ऊपर कुकर रखते हैं वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। इनफैक्ट जो स्पून के हैंडल्स हैं जिसके थ्रू आप वेजिटेबल्स को पैन के अंदर स्टिर करते हैं वो भी अगर फ्लेम के ऊपर रखी हुई है तो वो भी हॉट हो जाता है। सो कैसे ये जो स्पून का हैंडल था वो हॉट हो गया, है ना? और अब जब आप उस स्पून को पैन में से रिमूव कर देंगे, उसे बाहर रखेंगे, वो थोड़ी देर बाद कूल हो जाएगा। तो अब ये कैसे कूल हो गया? ओके, सो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट्स टू कोल्डर ऑब्जेक्ट्स। एंड जो ये हीट का ट्रांसफर है तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक दोनों की बॉडीज में सेम टेम्परेचर अटेन नहीं कर लेती है। ओके, जब भी एक हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी आपके कांटेक्ट में होंगी तो हॉट बॉडी जो है वो अपनी हीट को लूज करेगी जबकि कोल्ड बॉडी क्या करेगी, उस हीट को गेन करती है। ठीक है, चलो सब हीट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं थ्री डिफरेंट वेज फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट एंड दो थ्री डिफरेंट मेथड्स आर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन है ट्रांसफर ऑफ हीट। किसी भी मटेरियल के हॉटर पार्ट से जब हीट का ट्रांसफर होता है उसी मटेरियल के कोल्डर पार्ट में, उसे आप कहते हैं कंडक्शन। सो जो हीट है वो हमेशा आई टोल्ड यू कहाँ, हॉट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रैवल करती है ना, थ्रू कंडक्शन। सॉलिड में जनरली जो हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड मटेरियल में वो कंडक्शन के थ्रू ही ट्रांसफर होती है। तो वो सब्सटेंसेस जो हीट को अपने थ्रू इजीली पास होने देते हैं दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो हीट को अपने थ्रू इजीली पास नहीं होने देते हैं और हम उनको बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट या फिर इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे कि मेटल्स, मेटल्स क्या है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब आपके हीट के अच्छे कंडक्टर हैं। लेकिन अगर बात करें वूल, प्लास्टिक, कॉटन, ग्लास, स्ट्रॉ, क्ले, रबर, बेकलाइट, ये सब आपके क्या है, इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, रिमेंबर वाटर एंड एयर आर पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वाटर एंड एयर आपके हीट के पोर कंडक्टर्स होते हैं। दोनों ही कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर दोनों ही अपनी जगह क्या है, काफी यूजफुल है। जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं ये कंडक्टर से बनाए जाते हैं लेकिन जो इनके हैंडल्स है वो इंसुलेटर से बनाया जाता है जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, सो दैट आप उन वेसल्स को इजिली क्या कर सके, हैंडल कर सके। नेक्स्ट वी कम टू कन्वेक्शन। सो व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डू नॉट टेक प्लेस। सो जब हीट कंडक्शन मेथड के थ्रू ट्रांसफर होती है तब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, लिक्विड्स एंड गैसेस में हीट ट्रांसफर होती है किसके थ्रू, कन्वेक्शन मेथड के थ्रू। यानी कि एक ऐसा मेथड जहाँ पे हीट ट्रांसफर होती है हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट तक और उसमें एक्चुअली हॉट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, दैट मेथड इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ओके, एंड हीट का जो ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू होता है वो सॉलिड में नहीं हो सकता बिकॉज जो पार्टिकल्स सॉलिड के अंदर होते हैं वो कैसे होते हैं, अपने एक फिक्स पॉइंट पे प्लेस्ड होते हैं, है ना। दैट मींस दे कैन नॉट मूव अबाउट फ्रीली। वाटर की बात करें तो वाटर एक अच्छा कंडक्टर है हीट का। नाउ जेंटल विंड, जो जेंटल विंड होती है उसको आप क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं। एंड जो लोग आपके पोस्टल एरियाज में रहते हैं
यूजुअली वो एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना को एक्सपीरियंस करते हैं जिसको हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कहते हैं। एंड ये दोनों ही जो फिनोमिना है ये हीट ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट पे बेसिस है, जो कि एयर करंट में कन्वेक्शन के थ्रू होता है। Now, next we are going to talk about this only, sea breeze and land breeze. So, coastal areas में जो breeze है वो कहाँ से सी से लैंड की तरफ फ्लो करती है या ब्लो करती है ड्यूरिंग द डे टाइम, एंड उसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डे टाइम पे जो लैंड है वो जल्दी यानी कि फास्टली हीट अप हो जाती है एज कम्पेयर टू द वाटर, एंड जो एयर आपके लैंड के ऊपर है क्योंकि वो जल्दी यानी कि फास्टली हीट अप हो चुकी है, यानी कि उसके ऊपर की एयर हॉट हो जाती है एंड वो ऊपर की तरफ राइज करने लगती है। एंड जो कूलर एयर है सी से, वो फिर कहाँ रश होती है? उस लैंड वाले एरिया की तरफ रश होती है और इस तरीके से उस एरिया को ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, लेकिन रात के टाइम पे एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। एट द नाइट टाइम, नाइट टाइम पे जो लैंड है वो जल्दी कूल डाउन हो जाती है एज कम्पेयर टू द सी वाटर। ओके, इसीलिए जो कूल ब्रीज है लैंड से वो ब्लो करती है टुवर्ड द सी एंड इसको बोला जाता है लैंड ब्रीज। ठीक है, यही रीजन है कि जो कोस्टल एरियाज में जो घर होते हैं, हाउसेस होते हैं, है ना, वहाँ जो विंडोज हैं उनको हमेशा सी की तरफ फेस करता हुआ बनाया जाता है, सो दैट वो क्या कर सके ड्यूरिंग द डे टाइम उस कूल यानी कि ठंडी सी ब्रीज को रिसीव कर सकें। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज रेडिएशन। सो आपने क्या नोटिस किया होगा कि वी फील वार्म व्हेन वी मूव आउट इन द सन और स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ फ्लेम। आपने देखा होगा, आप अगर सन टाइम पे सनलाइट के समय जो अगर बाहर मूव कर रहे हैं या किसी फ्लेम के पास अगर आप खड़े हो जाते हैं तो आपको काफी वार्मनेस फील होती है। ठीक है, सो अब ये जो सन की हीट है वो कैसे हम तक पहुंच रही है? अब ये हीट जो है हमारे पास जो पहुंच रही है स्टूडेंट, वो कंडक्शन या कन्वेक्शन किसी भी मेथड के थ्रू नहीं पहुंचती है। ओके, कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है हमारे और सन के बीच में, और ना ही कोई ऐसा मीडियम है एयर की तरह जो कि आपके मोस्ट ऑफ द स्पेस में प्रेजेंट है ना, बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जबकि वहाँ पे क्या है, मोर ऑफ हॉट एयर और राइज अप होती है। सो दैट मीन्स क्या शो कर रहा है यहाँ पे, और कोई दूसरा मेथड होता है हीट को ट्रांसफर करने का, जिस मेथड को आप रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन मेथड में स्टूडेंट्स कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये वैक्यूम में भी आपका हो सकता है। एंड रेडिएशन की वजह से ही जो है हमें क्या हीट फील होती है जब हम किसके सामने, रूम में एक हीटर के सामने बैठते हैं। जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट या सब्सटेंसेस है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, सब हीट को रेडिएशन मेथड के थ्रू ही ट्रांसफर करते हैं। हमारी बॉडी भी जो है हमारे सराउंडिंग को हीट देती है एंड रेडिएशन के थ्रू ही हीट भी रिसीव करती है। ओके, जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा किसी बॉडी का, उतनी ज्यादा वो हीट क्या करेगी, रेडिएट करेगी। सभी ऑब्जेक्ट्स आपकी हीट रेडिएट करते हैं, एंड जब ये हीट किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल करती है, लाइक ट्री, सॉइल, वाटर, ह्यूमन बींग्स, ओके, इसमें से कुछ हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ आपकी रिफ्लेक्ट होती है, और कुछ हीट पार्ट ऐसा होता है जो कि ट्रांसमिट हो जाता है ना। हीट फ्रॉम द सन, सन से जो हीट है इट रीचेस ऑन द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ, सो लाइक दिस ओनली, जो हीट सन से हम तक पहुंचती है टू द अर्थ सरफेस, दैट इज आल्सो बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन ओनली। ठीक है, इन आर डे टू डे लाइफ, हमारी डे टू डे लाइफ में क्या होता है, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हीट ट्रांसफर होती है रेडिएशन के थ्रू, एंड उसमें एक मीडियम का भी यूज होता है विच इज कॉल्ड एयर। ओके, एंड द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएंट हीट डिपेंड्स अपॉन, एंड कितना जो है रेडिएंट जो हीट है वो कितनी हीट रेडिएंट होगी, उसका कितना अमाउंट एब्जॉर्ब होगा, रिफ्लेक्ट होगा, डिपेंड करता है आपका किस पे, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, यानी कि द नेचर ऑफ द सरफेस पे एंड ऑब्जेक्ट के कलर पे। जिस भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हीट रेडिएट हो रही है वो डिपेंड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट का कैसा नेचर है, कैसा कलर है, उतनी ही हीट क्या होगी उस ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब करी जाएगी या रिफ्लेक्ट करी जाएगी। जैसे कि जो शाइनी एंड स्मूथ सरफेस होता है वो हीट को डिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि ब्लैक एंड रफ सरफेसेस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड यही रीजन है कि समर्स में हम जो है वाइट लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, जबकि विंटर्स में वी वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स। ओके, चलो, सो the chapter is completed. We have discussed the different methods of transfer of heat and also the concept of temperature and the different types of thermometers. Okay, chalo. So that's all for the chapter. We will meet very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to all.